हेलो दोस्तों, आज का चैप्टर रहेगा कार्बनिक और उनके यौगिक। तो शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। कार्बनिक यौगिक की एक श्रृंखला जिनका कार्यात्मक समूह समान होता है लेकिन CH2 समूह भिन्न है कहलाती है। तो यह कहलाती है समजातीय श्रेणी का। क्लोरोफॉर्म का अणुसूत्र क्या होता है? तो यह होता है CHCl3 होता है। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक डबल बॉन्ड बनाता है? तो यह बनाता है प्रोपीन। निम्नलिखित यौगिक के उनके कार्बन बंध की लंबाई के अनुसार बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। एथीन, इथाइन, एथेन। तो यह हो जाएगा इथाइन, एथीन, इथेन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें एक या एक से अधिक द्विबंध होते हैं उन्हें कहा जाता है एल्कीन। डैश में कार्बोनिल ग्रुप नहीं होता है, एथेनॉल में नहीं होता है। निम्नलिखित में से कौन सा सजातीय श्रेणी का समूह बनाता है? तो यह बनाता है इथाइन, प्रोपाइन और ब्यूटाइन। C6H14 में कितने समयावी हैं? तो इसमें हैं 5। COOH निम्नलिखित में से किस क्रियात्मक समूह में उपस्थित है? तो यह उपस्थित है कार्बोक्सिलिक अम्ल में। 4 कार्बन परमाणु वाले हाइड्रोकार्बन के साथ जुड़ने वाला उपसर्ग कौन सा है? तो यह है ब्यूट। कीटोन के साथ समाप्त होने वाली हाइड्रोकार्बन श्रृंखला के अंत में लगाए जाने वाला प्रत्यय क्या है? तो यह प्रत्यय है ओन। नीचे दिए गए IUPAC नामों में से कौन सा एक अलग उसका चयन करें? तो यह हो जाएगा C3H5OH प्रोपेनॉल प्रोपाइल अल्कोहल। यह अलग है। निम्नलिखित में से कौन सा एल्काइन सजातीय श्रेणी का पहला सदस्य है? तो यह पहला सदस्य है इथाइन। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प हाइड्रोजन परमाणुओं का सही अवरोही क्रम दर्शाता है? तो यह दर्शाता है एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। एल्डिहाइड के लिए गलत विकल्प को चुनें। तो यह हो जाएगा CH2COH एथेनॉल एसिटिल्डिहाइड। यौगिक CH3CH2CH3 का IUPAC नाम क्या है? तो इसका नाम है प्रोपेन। निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही है? एल्काइन CnH2n-2, एल्कीन CnH2n, एल्केन CnH2n+2। एल्काइन्स असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें 2 कार्बन परमाणुओं के बीच एक तिहरा अबंध होता है उसका सामान्य सूत्र होता है। तो यह होता है CnH2n-2। एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है? तो यह होता है CnH2n+2। सजातीय श्रेणी कार्बन यौगिक की एक ऐसी श्रेणी है जिसमें होता है अलग अलग संख्या में कार्बन परमाणु पाए जाते हैं किंतु समान क्रियात्मक समूह पाए जाते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में गलत आणविक सूत्र IUPAC का नाम सामान्य नाम वाले विकल्प की पहचान करें। तो यह होता है C2H3OH मेथेनॉल मिथाइल अल्कोहल। यौगिक CH3-CH3 का क्या नाम है? इसका नाम है एथेन।
प्रोपेन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो यह होता है C3H8। यौगिक का प्रयोग सिद्ध सूत्र CH2O। इसकी भाप घनत्व 90 है। यौगिक का आणविक सूत्र क्या होगा? तो इसका आणविक सूत्र होगा C6H12O6। यौगिक में एक कार्यात्मक समूह के रूप में -OH है। तो यह है ब्यूटेनॉल का। एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है? तो इसका नाम है एथेनोइक अम्ल। मीथेन, एथेन और ब्यूटेन के आणविक सूत्र क्रमशः CH4, C2H6 और C4H10। इनके क्रमशः प्रयोग सिद्ध सूत्र क्या होंगे? तो यह होंगे CH4, CH3 और C2H5। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोपेनॉल के कार्यात्मक समूह है? तो यह समूह है कीटोन का। कार्यात्मक समूह -CHO निम्नलिखित में से किसमें मौजूद होता है? तो यह मौजूद होता है एल्डिहाइड में। मीथेन में कितने एकल बंध मौजूद होते हैं? तो यह होते हैं 4। एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है बेंजीन। ईथेन में प्रत्येक कार्बन परमाणु से बंधा होता है। तो यह बंधा होता है 4 परमाणुओं से। असंतृप्त कार्बन यौगिक अत्यधिक काले धुएं के साथ ज्वाला प्रदान करते हुए ऑक्सीजन में जलते हैं। तो यह जलते हैं पीले रंग का। अणुसूत्र C6H6 वाला चक्रीय हाइड्रोकार्बन कौन सा है? तो यह हाइड्रोकार्बन है बेंजीन। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक समीकरण संतुलित है? तो यह संतुलित है 2Mg + O2 एरो 2MgO। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में कार्बन परमाणुओं के बीच एकल बंध होते हैं। ब्यूटेन का अणुसूत्र क्या होता है? तो यह होता है C4H10। एक समरूप श्रृंखला के सभी सदस्यों का एक ही समान फार्मूले द्वारा प्रतिनिधित्व किया जा सकता है। एल्केन CnH2n+2, एल्कीन CnH2n+1, एल्काइन CnH2n-2। तो इसका सही आंसर होगा एल्कीन CnH2n+1, एल्कीन CnH2n+1। निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है? सही है। तो इसका सही है ब्यूटेन CH3- CH2- CH = CH2। एल्डिहाइड के लिए गलत विकल्प को चुनें। तो इसका गलत विकल्प होगा CH-COH मेथेनॉल फॉर्मिल्डिहाइड। एल्केन संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें 2 कार्बन परमाणुओं के बीच एकल बंध पाया जाता है, जिसका समान सूत्र होता है। तो इसका समान सूत्र होता है CnH2n+2। नीचे दिए गए IUPAC नामों में से एक अलग उसका चयन करें। तो उसका चयन होगा C4H8OH ब्यूटेनॉल ब्यूटाइल एल्कोहल। एल्कीन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनमें 2 कार्बन परमाणुओं के बीच एक दोहरा अबंध होता है, उसका सामान्य सूत्र CnH2n होता है। निम्नलिखित में से किसमें त्रिबंध होता है? तो यह होता है प्रोपाइन में। निम्नलिखित में से कौन सा एल्केन को दर्शाता है? तो यह दर्शाता है -C एरो C-।
निम्न में से कौन सा संतृप्त हाइड्रोकार्बन है? C2H6 हाइड्रो संतृप्त कार्बन है। निम्नलिखित में से कौन सा संतृप्त हाइड्रोकार्बन है? तो यह है मीथेन। निम्नलिखित में से क्या हाइड्रोकार्बन का एक उदाहरण है? तो हाइड्रोकार्बन का उदाहरण है मीथेन। हाइड्रोकार्बन परिवार के प्रत्येक सदस्य पिछले सदस्य से समूह द्वारा अलग होता है। तो यह अलग होता है मेथिलीन द्वारा। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन प्रत्येक की उपस्थिति में हाइड्रोजन जोड़ते हैं, जैसे कि निकेल और पैलाडियम। निम्नलिखित में से यौगिक में एक डबल बॉन्ड है। तो यह डबल बॉन्ड है एथीन में। निम्नलिखित में से कौन सा एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? तो यह है इथाइन। डैश यौगिक में एक वलय कार्बन श्रृंखला संरचना होती है। तो यह संरचना होती है बेंजीन में। निम्नलिखित में से कौन सा एक विषम यौगिक है? तो यह विषम यौगिक है एथीन। आइसोब्यूटोन का आणविक सूत्र क्या है? तो इसका आणविक सूत्र है C4H10। बेंजीन के एक अणु में दोहरे अबंध होता है। वह कितने अबंध होता है? तो 3 होता है। निम्नलिखित में से 6 कार्बन परमाणु और 6 हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। तो यह होते हैं बेंजीन में। गर्म हवा के गुब्बारे में कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? तो यह प्रयोग की जाती है प्रोपेन गैस। निम्नलिखित में से किस विकल्प का माध्यम दृष्टिगत रूप से सघन होता है? तो यह बेंजीन का होता है। वेल्डिंग के लिए इथाइन और किसका मिश्रण उपयोग किया जाता है? तो यह मिश्रण ऑक्सीजन का होता है। समजातीय श्रृंखला के अनुवर्ती सदस्यों की परमाणु द्रव्यमान इकाइयों के बीच कितनी विभिन्नता होती है? तो यह होती है 14। C6H14 का सूत्र हाइड्रोकार्बन दर्शाता है। तो यह दर्शाता है हेक्सेन को। संतृप्त हाइड्रोकार्बन को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है एल्केन। Pb+CuCl2 एरो PbCl2+Cu दी गई समीकरण अभिक्रिया का एक उदाहरण है। तो यह उदाहरण है विस्थापन का। C6H6 क्या है? तो यह एक बेंजीन का उदाहरण है। एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या कहलाता है? तो बेंजीन कहलाता है। हाइड्रोकार्बन जिनमें आणविक सूत्र समान होता है लेकिन संरचना सूत्र अलग अलग होता है, डैश को कहा जाता है। तो इसे कहा जाता है समायावी। गैस का उपयोग प्रदीप्त गैस के रूप में किया जाता है। तो यह किया जाता है प्रोपेन को। निम्नलिखित में से कार्बनिक यौगिक में हमेशा क्या मौजूद रहता है? तो यह मौजूद रहता है कार्बन। एथेन की विद्युत डॉट और क्रॉस संरचना कौन सी है? तो यह संरचना है प्रोपीन की। मेथिल अल्कोहल और एथिल अल्कोहल के आणविक द्रव्यमानों में इकाइयों का अंतर होता है। तो यह होता है 14 का। एथेनॉल का सूत्र क्या है? इसका सूत्र है C2H5OH। एल्कोहल में क्या होता है? तो एल्कोहल में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है। जब डैश की अधिक मात्रा का सेवन किया जाता है तो उपापचयी प्रक्रिया को धीमी कर देता है और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की अवनति करता है। तो यह होता है एथेनॉल के कारण।
ग्लिसरॉल का रासायनिक सूत्र क्या है? इसका रासायनिक सूत्र है C3H8O3। रिक्त स्थान में सबसे उपयुक्त विकल्प को भरें। एथेनॉल को डैश में विकृतीकरण होता है, तो यह होता है इसे रोगाणुरोधक के रूप में उपयुक्त बनाते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में गलत आणविक सूत्र IUPAC नाम समान नाम वाले विकल्प को पहचान करें। C2H3OH मेथेनॉल मिथाइल अल्कोहल। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग टिंचर, आयोडीन, खांसी सिरप और कई टॉनिक तैयार करने में किया जाता है? तो यह किया जाता है एथेनॉल का। एथेनॉल को ईंधन में परिवर्तित करने के लिए डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो यह प्रयोग किया जाता है सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का। एथेनॉल का क्वथनांक कितना होता है? तो यह होता है 78 डिग्री सेल्सियस। एल्कोहल को नीले रंग का बनाने के लिए उसमें रंगों को मिलाया जाता है ताकि इसे आसानी से पहचाना जा सके। इस अल्कोहल को डैश एल्कोहल कहा जाता है। इसे कहा जाता है जहरीला अल्कोहल। अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड को वापस देने के लिए एक एसिड या बेस की उपस्थिति में प्रतिक्रिया कराता है। यह कराता है ईस्टर। निम्नलिखित में से एथेनॉल किससे प्राप्त किया जाता है? तो यह प्राप्त किया जाता है गन्ना से। एथेनोइक अम्ल का साधारण नाम क्या है? इसका साधारण नाम है एसीटिक अम्ल। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल लाल चींटियों में उपस्थित होता है? तो यह होता है फॉर्मिक अम्ल। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? यह पाया जाता है फॉर्मिक अम्ल। सिरके में उपस्थित जैविक अम्ल कौन सा है? तो यह है एथेनोइक अम्ल। एथेनॉल के एक अणु में कितने हाइड्रोजन परमाणु होते हैं? तो यह होते हैं 6। सबसे सरल एल्कोहल कौन सा है? तो यह है मेथेनॉल। औद्योगिक उपयोग के लिए उत्पादित एथेनॉल के दुरुपयोग को रोकने के लिए एक जहरीली पदार्थ जैसे को इसमें मिलाकर पीने के लिए अनुपयुक्त बनाया जाता है। तो यह बनाया जाता है मेथेनॉल को प्रयोग करके। सिरके में मुख्यतः निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल मौजूद होता है? तो यह होता है एसिटिक अम्ल। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक अम्ल है? तो यह कार्बनिक अम्ल है सिट्रिक अम्ल। निम्नलिखित में से किसमें एथेनोइक एसिड होता है? तो यह होता है सफ़ेद सिरका में। निम्नलिखित में से कौन सा अंगूर में पाए जाने वाला मुख्य कार्बनिक अम्ल है? तो यह है टार्टरिक अम्ल। अंगूर में ग्लूकोज भी पाया जाता है। विनेगर किससे बनता है? तो यह बनता है एसिटिक एसिड से। सिरके का इनमें से कौन सा एक प्रमुख संगठक अम्ल है? तो यह अम्ल है एसिटिक। संतरे में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो यह पाया जाता है साइट्रिक अम्ल। जब दूध खट्टा हो जाता है तो उनमें उत्पादन होता है लैक्टिक एसिड। एथेनोइक एसिड का सामान्य नाम क्या है? तो इसका सामान्य नाम है एसिटिक एसिड। 5 से 8% एसिटिक एसिड को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है सिरका। निम्नलिखित में से कार्बन के कौन से मिश्रण का द्रव बनने और उबलने का तापमान सर्वाधिक है? तो यह है एसिटिक एसिड का। दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो यह पाया जाता है लैक्टिक अम्ल।
टार्टेरिक एसिड किसका एक घटक है? तो यह घटक है बेकिंग पाउडर का। कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम या पोटेशियम लवण को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है साबुन। निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक मात्रा में सिट्रिक अम्ल होता है? तो यह होता है नींबू में। अम्ल में वृद्धि होने के कारण मांसपेशियों में ऐंठन आ जाती है, यानी थकावट आ जाती है। तो लैक्टिक अम्ल के कारण। इनमें कौन सा सही मिलान नहीं है? नींबू में ऑक्सैलिक अम्ल, इमली में टार्टेरिक अम्ल, चींटियों के डंक में फॉर्मिक अम्ल, दूध खट्टा हो जाना लैक्टिक अम्ल। तो नींबू में ऑक्सैलिक अम्ल नहीं होता है। निम्नलिखित में से सबसे दुर्बल अम्ल कौन सा है? तो यह दुर्बल अम्ल है बेंजोइक अम्ल। अधिक सांद्रित H2SO4 के साथ 443 केल्विन पर एथेनॉल गर्म करने पर एथेनॉल के निर्जलीकरण से क्या प्राप्त होता है? तो यह प्राप्त होता है एथीन। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग इत्र बनाने के साथ साथ स्वाद के एजेंट बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो यह प्रयोग किया जाता है ईस्टर का। फटे दूध में निम्नलिखित में कौन सा एसिड होता है? तो यह होता है लैक्टिक एसिड। निम्नलिखित में से कौन एक जैविक अम्ल है? तो यह जैविक अम्ल है ऑक्सैलिक अम्ल। एक चींटी के डंक में क्या होता है? तो यह पाया जाता है मेथनोइक अम्ल। शीतल पेय में शामिल है, तो इसमें शामिल है कार्बोनिक एसिड। मृत अंगों को सामान्यतः फार्मोलिन में रखा जाता है। फार्मोलिन एक जलीय फॉर्माल्डिहाइड का एक उदाहरण है। यौगिक का एक वर्ग जिसका आणविक भार निम्न होने पर सुगंध के रूप में और उनका आणविक भार श्रेणी में उच्च होने पर प्राकृतिक तरीके से बनने वाली चर्बी के रूप में उपयोग किया जाता है, इसे कहते हैं ईस्टर। इत्र बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग स्वादिष्ट मसाले के रूप में भी किया जाता है। तो ईस्टर का उपयोग किया जाता है। फिनोल्फ्थेलीन को सिरके में डालने पर घोल हो जाता है। यह घोल हो जाता है रंगहीन। टेबल दानेदार चीनी के रूप में जाना जाता है, तो यह जाना जाता है सुक्रोज को। C12H22O11 किस रूप में जाना जाता है? तो यह जाना जाता है चीनी के रूप में। C12H22O11 का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका रासायनिक सूत्र है लैक्टोज। ग्लूकोज में कार्बन अणु होते हैं। इनमें कार्बन अणु होते हैं 6। एमिनो एसिड के 4 प्रमुख तत्व कौन से हैं? तो यह तत्व है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। निम्नलिखित में से कौन सा जानवरों में मौजूद नहीं है जबकि पौधों में यह है? तो यह है स्टार्च। जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा निकलती है उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। प्रकाश ऊर्जा से पानी के अणु में विखंडन की प्रक्रिया को कहा जाता है। इसे कहा जाता है विद्युत अपघटन। एक अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ के एक या अधिक अणु आपस में दोहरे या तिहरे अबंध के माध्यम से जुड़े होते हैं उसे कहते हैं, तो उसे कहा जाता है योगात्मक अभिक्रिया। किस रासायनिक अभिक्रिया में भिन्न यौगिक बनाने के लिए दो यौगिक के बीच बॉन्ड या आयनों का विनियमन होता है? तो यह होता है दोहरी विस्थापन अभिक्रिया में।
निम्नलिखित में से कौन सी रासायनिक अभिक्रिया की प्रकृति हमेशा ऊष्माक्षेपी होती है? तो यह होती है अपघटन प्रतिक्रिया में। निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का एक उदाहरण है? तो यह उदाहरण है फेरस सल्फेट का अपघटन। दी गई अभिक्रियाओं में से कौन सी संयोजन अभिक्रिया के विपरीत होती है? तो यह होती है अपघटन के विपरीत। पानी में एक अम्ल या क्षार का विलय करने को किस रूप में जाना जाता है? तो यह जाना जाता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के रूप में। डैश एक प्रक्रिया है जिसमें अम्ल और क्षार मिलकर लवण और जल का निर्माण करते हैं। तो यह कहलाते हैं उदासीनीकरण। सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड विलयन अभिक्रिया का एक उदाहरण है। यह उदाहरण है द्विस्थापन अभिक्रिया का। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही और गलत है? H2S हवा में जलता है और H2O और SO2 देता है। ऊष्मा की उपस्थिति में फेरस सल्फेट का अपघटन Fe2O3 SO2 और SO3 देता है। तो यह कथन A और B दोनों सही है। निम्नलिखित में से कौन सा द्विविस्थापन अभिक्रिया नहीं है? Mg3NO2 प्लस 6 एरो 3Mg OH2 प्लस 2N3। यह गलत है। ऑक्सीजन में कार्बन को जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होते हैं। कौन सी अभिक्रिया घटित होती है? तो इस अभिक्रिया को दहन की अभिक्रिया कहते हैं। समीकरण 2Cu प्लस O2 एरो 2CuO का एक उदाहरण है। तो यह उदाहरण है संयोजन अभिक्रिया का। सीमेंट तथा जल के मध्य रासायनिक क्रिया को कहते हैं। तो इसे कहते हैं जलीकरण। अभिक्रिया तब होती है जब सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करता है। तो इस अभिक्रिया को कहते हैं दोहरा विस्थापन। वनस्पति तेल के हाइड्रोजनेशन में उत्प्रेरक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो यह प्रयोग किया जाता है निकेल का। एक दोहरी अपघटन अभिक्रिया के दौरान अभिकारकों के बीच क्या आदान प्रदान किया जाता है? तो यह किया जाता है आयन को। 2Mg प्लस O2 एरो 2MgO क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है संयोजन। P4O10 प्लस डैश H2O एरो 4H3PO4 समीकरण पर ध्यान दें। इस अभिक्रिया में जल के आवश्यक कण कितने होंगे? तो यह आवश्यक कण होंगे 6। दी गई अभिक्रिया का एक उदाहरण है BaCl2 प्लस Na2SO4 एरो BaSO4 प्लस 2NaCl। तो यह है अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं, यह दोहरी विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। इस यौगिक को कभी कभी भोजन के जल्दी पकाने के लिए उसमें डाला जाता है। यह एक हल्के असंक्षारक क्षार है। नीचे दी गई अभिक्रिया किसके निर्माण की क्रिया दर्शाती है? यह यौगिक का नाम बताएं। NaCl प्लस H2O प्लस CO2 प्लस NH3। तो इस अभिक्रिया का नाम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य और असत्य है? पहला, N2G प्लस 3H2G अभिक्रिया
2N3G निम्नलिखित ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया का एक उदाहरण है। तो ए और बी दोनों सही है। दी गई रासायनिक अभिक्रिया को पूर्ण करें। CH3CH2OH प्लस 3O2, तो यहाँ हो जाएगा 2CO2 प्लस 3H2O यानी ऊर्जा। उत्प्रेरक वे पदार्थ हैं जो अभिक्रिया को तीव्र कर देती है। Fe प्लस CuSO4 एरो FeSO4 प्लस Cu दी गई अभिक्रिया निम्न में से एक उदाहरण है। तो यह उदाहरण है प्रतिस्थापन अभिक्रिया का। CaO प्लस H2O एरो CaOH2 दी गई प्रतिक्रिया का एक उदाहरण है। तो यह उदाहरण है संयोजन का। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य और असत्य है? नीचे दिया गया उदाहरण अप्रत्यावर्ती अभिक्रिया का है। नीचे दिया गया उदाहरण दोहरी विस्थापन अभिक्रिया का है। तो इसका सही आंसर है ए और बी दोनों असत्य है। वह अभिक्रिया जिसमें 10% NaCl से बिजली पास की जाती है वह कहलाती है। तो वह कहलाती है कलोर क्षार अभिक्रिया। कलोर एकली प्रतिक्रिया में कौन सा उत्पादन निर्मित होता है? तो यह होता है क्लोरीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब एक धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती है तो वह क्या बनाता है? तो वह बनाता है धात्विक ऑक्साइड। डैश ने उत्प्रेरक के रूप में प्लेटिनम पर पहला अवलोकन किया था। तो यह किया था डुबेरिनर ने। निम्नलिखित में से कौन सा सत्य और असत्य है? निम्नलिखित अभिक्रिया उत्मनीय अभिक्रिया का एक उदाहरण है। निम्नलिखित अभिक्रिया ऊष्मीय अपघटन का एक उदाहरण है। ए और बी दोनों सत्य है। निम्नलिखित में से कौन सा सत्य और असत्य है? निम्नलिखित अप्रत्यावर्ती अभिक्रिया का एक उदाहरण है। निम्नलिखित संयोजक अभिक्रिया का एक उदाहरण है। तो यह केवल बी सत्य है जबकि ए गलत है। MnO2 प्लस 4HCl एरो MnCl2 प्लस H2O प्लस Cl2 दी गई अभिक्रिया का एक उदाहरण है। तो यह उदाहरण है रेडॉक्स का। निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण किसी ढांचागत रासायनिक समीकरण को निरूपित करता है? तो यह निरूपित करता है Mg प्लस O2 एरो MgO। संगमरमर चिप्स पर तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड की क्रिया होती है। तो यह क्रिया होती है CaCO3 प्लस 2HCl एरो CaCl2 प्लस H2O प्लस CO2। कॉपर ऑक्साइड CuO और कार्बन मोनोऑक्साइड CO अभिक्रिया में अपचयन अभिकारक कौन है? तो यह है CuO यानी कॉपर ऑक्साइड। निम्नलिखित में से कौन सा एक अति ऊष्माक्षेपी है? तो यह है जल में सल्फ्यूरिक अम्ल को घोलना। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य और असत्य है? एक असंतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारकों और उत्पादों में सभी तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान होती है। एक असंतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारकों और उत्पादों की संख्या असमान होती है। तो ए और बी दोनों सत्य है। उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें दो यौगिक आयनों का आदान प्रदान कर नए यौगिक बनाते हैं? तो उसे कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। जब बिजली प्रवाहित करने से एक पदार्थ का नए पदार्थ में अपघटन किया जाता है तो इनमें कौन सी रासायनिक अभिक्रिया होती है? यह होती है इलेक्ट्रॉनिक अपघटन। निम्न में से कौन सी क्रिया अत्यधिक ऊष्माक्षेपी होती है? तो यह होती है सल्फ्यूरिक अम्ल को जल में घुलाना।
ऑक्सीकरण अभिक्रिया जो गर्मी और प्रकाश पैदा करती है वह है दहन। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिसमें ऊष्मा निकलती है। अभिकारकों को विभाजित करने के लिए अभिक्रिया में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह होती है संयोजन की आवश्यकता। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य और असत्य है? निम्नलिखित प्रत्यावर्ती अभिक्रिया का एक उदाहरण है। निम्नलिखित ऊष्मीय अपघटन का एक उदाहरण है। तो यह ए और बी दोनों सत्य है। एक सूखी टेस्ट ट्यूब में लेड नाइट्रेट के क्रिस्टल को तेज गर्म करने पर एक भूरे रंग का अवशेष छोड़ जाते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य और असत्य है? उत्मनीय अभिक्रिया जब वसा और तेल का ऑक्सीकरण होता है तो उनमें उत्मनीय अभिक्रिया होती है और उनकी गंध और स्वाद बदल जाते हैं। यदि किसी अभिक्रियाशील धातु के पृष्ठ हवा, पानी और आसपास के अन्य पदार्थों का प्रभाव पड़ता है तो इसे संरक्षित होने कहा जाता है। इस प्रभाव संरक्षण को कहा जाता है। इसका सही आंसर है केवल बी सत्य है। रासायनिक अभिक्रिया जिसमें गर्मी उत्पन्न होती है उसे कहा जाता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया।